मैं एक बार एक फिल्म देख रही थी जिसमें एक ऑटो चालक एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है क्योंकि वो सड़क पर लाल और हरे रंग की कारों में फर्क नहीं कर पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एक स्थिति से पीड़ित होता है जिसे वर्णांधता कहा जाता है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। यहीं से मुझे इस स्थिति के बारे में और जानने में रुचि होने लगी और मुझे पता चला कि वर्णांधता एक एक्स क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी विकार का उदाहरण है। हमने पिछले वीडियो में ऐसे एक्स क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी विकार के वंशानुक्रम स्वरूप के बारे में सीखा था। हमें पता है कि पुरुष अपने पिता से वाई क्रोमोसोम और माँ से एक्स क्रोमोसोम प्राप्त करते हैं, जबकि महिलाओं के पास दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक माँ से और एक पिता से। और एक्स क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी विकार में प्रभावित जीन एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। चूंकि ये अप्रभावी विकार होते हैं, अगर किसी महिला के पास ये अप्रभावी युग्म विकल्पी हो तो वो इसे अपने बेटे को दे सकती हैं, जो प्रभावित होंगे क्योंकि उनके पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। दूसरी ओर महिलाएं अधिकतर इस बीमारी की वाहक यानी कि कैरियर होते हैं, क्योंकि उनके पास एक प्रभावी एक्स युग्म विकल्पी होता है जो इस अप्रभावी एक्स युग्म विकल्पी की अभिव्यक्ति को दबा देता है। किसी महिला के इस विकार से प्रभावित होने के लिए दोनों माता पिता का या तो प्रभावित होना जरूरी है या माँ का वाहक और पिता का बीमारी से प्रभावित होना आवश्यक है। चूंकि ऐसी स्थितियां दुर्लभ होती हैं, इसलिए एक्स क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी विकार पुरुषों में महिलाओं की तुलना में अधिक सामान्य होते हैं और महिलाएं अधिकतर वाहक होती हैं, बजाय इसके कि वो स्वयं बीमार हों। हमने पिछले वीडियो में कुछ उदाहरण देखे थे, जैसे वर्णांधता, हीमोफीलिया और ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इस वीडियो में हम इन उदाहरणों के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। तो वर्णांधता एक ऐसी विकृति है जिसमें लोग विभिन्न रंगों को पहचानने या उनमें अंतर करने में असमर्थ होते हैं, और इसका सबसे सामान्य रूप होता है लाल हरा वर्णांधता। अगर किसी व्यक्ति को लाल हरा वर्णांधता है तो इसका मतलब है कि वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर सकता। दोनों रंग उस व्यक्ति को लगभग भूरे रंग जैसे दिखाई देंगे। उदाहरण के लिए इन चित्रों को देखें। इस चित्र में कुछ भूरे रंग के बिंदु हैं जिन पर हरे रंग के बिंदुओं से एक संख्या लिखी गई है, और दूसरे चित्र में कुछ हरे नीले रंग के बिंदु हैं जिन पर लाल रंग के बिंदुओं से संख्या लिखी गई है। एक सामान्य व्यक्ति इन चित्रों में 74 और 12 की संख्याएं पहचान सकता है। मैं वर्णांध नहीं हूँ, लेकिन एक वर्णांध व्यक्ति इन संख्याओं या किसी भी इस प्रकार के अक्षर को पहचान नहीं पाएगा। ये चित्र एक जांच का हिस्सा होते हैं जिसे इशिहारा जांच कहा जाता है, जो वर्णांधता के निदान के लिए उपयोग किया जाता है। तो वर्णांधता कैसे कार्य करता है? हमारी आंखों में, विशेष रूप से दृष्टिपटल यानी कि रेटिना में, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, रॉड और कोन। ये प्रकाशग्राही कोशिका होती हैं यानी कि फोटो रिसेप्टर्स, यानी ये प्रकाश को पहचानती हैं। रॉड प्रकाश की तीव्रता यानी अंधेरा या उजाला पहचानने में सहायक होते हैं, और कोन रंगों को पहचानने में। तीन प्रकार के कोन कोशिकाएं होती हैं जिनमें से हर एक या तो लाल, हरा या नीला तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ को पहचानते हैं। और इन कोन कोशिकाओं में कुछ विशेष जीन होते हैं जिन्हें ऑप्सिन जीन कहा जाता है। इन ऑप्सिन जीन में उत्परिवर्तन ही वर्णांधता का कारण बनता है, और जैसा कि पहले बताया गया, सबसे सामान्य प्रकार है लाल हरा वर्णांधता, जिसमें लाल और हरे रंग में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। एक और दुर्लभ प्रकार है नीला पीला वर्णांधता, जिसमें व्यक्ति नीले और पीले रंग में अंतर नहीं कर पाता। अब वर्णांधता कोई बहुत गंभीर विकार नहीं है जो किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करे। व्यक्ति केवल रंगों को नहीं पहचान पाता, वो दुनिया को दूसरों से अलग तरीके से देखता है। इसका कोई इलाज या उपचार नहीं है, जैसा कि बहुत सारे आनुवंशिक विकार में होता है। लेकिन वर्णांध लोगों के लिए विशेष चश्मे या गॉगल्स उपलब्ध होते हैं जिन्हें पहनकर वो रंगों को देख सकते हैं। बाजार में ऐसे चश्मे उपलब्ध हैं जो वर्णांध लोगों को अलग अलग रंगों को पहचानने में मदद करते हैं। इसके अलावा रंगों को न पहचान पाने के अलावा वर्णांध लोग एक सामान्य, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। लेकिन एक और अधिक खतरनाक प्रकार का एक्स क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी विकार है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया
एक एक्स क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी विकार है जो रक्त स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन कैस्केड को प्रभावित करता है। हम जानते हैं कि कोएगुलेशन कैस्केड उस समय शुरू होता है जब किसी चोट पर प्लेटलेट थक्का यानी कि प्लेटलेट प्लग बनता है और अंततः ये प्रक्रिया फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन बनने पर समाप्त होती है और ये फाइब्रिन जाल इस प्लेटलेट थक्का को ढककर रक्त का रिसाव रोकता है। हीमोफीलिया में एक आनुवंशिक त्रुटि होती है जो क्लॉटिंग कैस्केड में शामिल कुछ रक्त स्कंदन कारक की कमी का कारण बनता है। हीमोफीलिया के दो प्रकार होते हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में वो जीन प्रभावित होता है जो रक्त स्कंदन कारक 8 को कोड करता है, जबकि हीमोफीलिया बी में रक्त स्कंदन कारक 9 वाला जीन प्रभावित होता है। तो जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो प्लेटलेट थक्का तो बनता है और क्लॉटिंग कैस्केड की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन फैक्टर 8 यानी कि हीमोफीलिया ए या फैक्टर 9 जो हीमोफीलिया बी के लिए है, इसके समय ये प्रक्रिया अचानक रुक जाती है। इसलिए फाइब्रिन नहीं बनता और एक छोटा सा पेपर कट भी लगातार खून बहने का कारण बन सकता है क्योंकि खून का थक्का नहीं बनता। हीमोफीलिया में आंतरिक रक्तस्राव का खतरा बहुत अधिक होता है और इससे जोड़ों में रक्तस्राव भी हो सकता है। सोचिए कि जोड़ों में खून बहना कितना दर्दनाक होगा। हीमोफीलिया का एक प्रसिद्ध मामला रानी विक्टोरिया से जुड़ा है जो इस बीमारी की वाहक थी। उन्हें ये बीमारी नहीं थी ये, लेकिन उन्होंने इस अप्रभावी लक्षण को अपने लगभग 10 वंशजों को दिया। उनके लगभग सभी बेटे इस बीमारी से ग्रसित थे और छोटी मोटी चोटों से भी उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि उनके शरीर में खून का थक्का नहीं जम पाता था। उन्होंने ये युग्म विकल्पी अपनी कई बेटियों को भी दिया जिन्होंने इसे अपने बेटों को दिया। इसीलिए हीमोफीलिया को अक्सर रॉयल डिजीज यानी कि शाही बीमारी कहा जाता है। इसका कोई इलाज नहीं है जैसा कि अधिकांश आनुवंशिक विकार में होता है, लेकिन रक्त की हानि को पूरा करने के लिए रक्त आधान किया जा सकता है और कभी-कभी जो रक्त स्कंदन कारक की कमी होती है उसे इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। हालांकि कभी-कभी शरीर इन रक्त स्कंदन कारक के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है जिससे इंजेक्शन देना भी बेअसर हो जाता है। पहले के जमाने में जैसे रानी विक्टोरिया के समय हीमोफीलिया के मरीजों की औसत आयु 30 साल से भी कम होती थी, लेकिन आज के आधुनिक विज्ञान और उपचार से हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति 60 से 70 साल तक जी सकता है। उनके उपचार पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी की। ये एक एक्स क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी विकार है जिसे मांसपेशियों की कमजोरी और क्षय द्वारा पहचाना जाता है, जिसे एट्रोफी भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि मांसपेशियों की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ये विकृति एक विशेष प्रोटीन डिस्ट्रोफिन की कमी के कारण होती है। डिस्ट्रोफिन, जो डिस्ट्रोफिन जीन द्वारा कोड किया जाता है, मांसपेशी कोशिकाओं की झिल्ली की संरचना बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। इस चित्र को देखें, ये लंबा प्रोटीन डिस्ट्रोफिन है जो साइटोपंजर का हिस्सा एक्टिन को मांसपेशी कोशिका की झिल्ली से जोड़ता है। फिर ये झिल्ली बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स से जुड़ी होती है। इस प्रकार डिस्ट्रोफिन मांसपेशी कोशिका की संरचना बनाए रखता है, लेकिन ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी में डिस्ट्रोफिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण ये प्रोटीन नहीं बनता, जिससे ये संबंध टूट जाता है और मांसपेशी कोशिकाएं टूटने लगती हैं। यही मांसपेशियों की कमजोरी और फिर क्षय का कारण बनता है। ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी में सबसे पहले स्वैच्छिक मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, जिससे चलने, खड़े होने, बैठने जैसी क्रियाओं में कठिनाई होती है। जीवन के आगे के चरणों में अनैच्छिक मांसपेशियां जैसे सांस लेने में सहायक मांसपेशियां भी प्रभावित होती हैं, जिससे व्यक्ति स्वयं सांस नहीं ले पाता। इसीलिए ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक प्रोग्रेसिव मस्क्यूलो डिजेनरेटिव विकार यानी कि प्रगतिशील मांसपेशीय अधः पतनकारी विकार कहलाता है। और ये था एक्स क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी विकार के कुछ उदाहरणों का विवरण।